कैलेंडर ईयर 2025 में DIIs ने इक्विटीज में रिकॉर्ड $90.1 बिलियन के इनफ्लो किए, हाईएस्ट एवर इन अ डेकेड। इसी पीरियड में FIIs ने उल्टा इक्विटी से रिकॉर्ड $18.8 बिलियन के आउटफ्लो किए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिड 2024 से इंडियन कॉर्पोरेट्स की अर्निंग्स ग्रोथ स्लो हो गई थी, जो 2025 तक कंटिन्यूड रही, लेकिन सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स लार्जली स्टेबल रहे, जिससे ये एक्सपेक्टेशन बनी है कि Q3 ऑफ दिस ईयर से अर्निंग्स ग्रोथ वापस पिकअप कर सकती है। आज हम 3 ऐसी कंपनीज देखेंगे जहां DIIs और FIIs दोनों के इनफ्लोज आए हैं और साथ ही उनके फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करेंगे। अब फर्स्ट कंपनी इज RBL बैंक। सिर्फ 3 महीने में शेयर होल्डिंग पिक्चर काफी क्लियरली चेंज हुई है। FIIs की होल्डिंग 15.49% से बढ़कर 21.91% हो गई, मतलब पॉजिटिव 6.42% की जंप। वहीं DIIs ने भी अपना स्टेक 35.28 से 39.69% तक बढ़ाया, 4.41% का इंक्रीज। स्टॉक में 2019 के ऑल टाइम हाई से काफी करेक्ट हुआ था, लेकिन जून 2022 में बॉटम बनाने के बाद हायर लोज फॉर्म करे हैं। अभी स्टॉक ने एक की रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट दिया है। अब व्हाट दिस शिफ्ट रियली सिग्नल्स, लेट अस सी। बैंक का कोर बिजनेस मॉडल 59:41 रिटेल होलसेल मिक्स पे बेस्ड है। रिटेल बैंकिंग सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है, जिसमें सिक्योर्ड लोन्स जैसे कि हाउसिंग, गोल्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स, माइक्रो फाइनेंस शामिल हैं। रिटेल से 48.5% रेवेन्यू आता है। ट्रेंड क्लियर है, Q3 में सिक्योर्ड रिटेल 24% ग्रो, जबकि अनसिक्योर्ड रिटेल 5% डिक्लाइन, जो रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजी दिखाता है। ट्रेजरी से 29% रेवेन्यू आता है, जबकि कॉर्पोरेट एंड होलसेल बैंकिंग 21.6% कंट्रीब्यूट करता है। बाकी सेगमेंट्स का कंट्रीब्यूशन मार्जिनल है। फाइनेंशियली लास्ट 3 साल में सेल्स CAGR 18% और प्रॉफिट CAGR 85% रहा। फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू 14,041 CR तक बढ़ा, लेकिन नेट प्रॉफिट 717 करोड़ रह गया, जो फाइनेंशियल ईयर 24 में 1260 करोड़ रुपए था, मेनली ड्यू टू 66% जंप इन प्रोविजंस टू 2,959 CR। ये प्रॉफिट डिप मैनेजमेंट के लॉन्ग टर्म अप्रोच का पार्ट है। अनसिक्योर्ड और माइक्रो फाइनेंस लोन्स पे वन टाइम हेवी प्रोविजनिंग लेकर बैंक फाइनेंशियल ईयर 26 ऑनवर्ड्स अर्निंग स्टेबिलिटी और बैलेंस शीट स्ट्रेंथ बिल्ड करना चाहता है। दिसंबर 25 क्वार्टर में टोटल इनकम सिर्फ 2.3% बढ़कर 4,718 CR रही। इंटरेस्ट इनकम 3.7% ग्रो हुई, जबकि अदर इनकम थोड़ी 2% डिक्लाइन हो गई। होलसेल साइड पे कमर्शियल बैंकिंग स्टैंड आउट रही, जो 30% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ। ओवरऑल होलसेल ग्रोथ 21% से काफी ऊपर। एक्सपेंस साइड पे प्रेशर दिखा, इंटरेस्ट एक्सपेंस लगभग 3% और ओपेक्स 8% बढ़े, मेनली एम्प्लॉयर ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से। लेकिन रियल टर्न अराउंड प्रोविजन से आया। प्रोविजंस 46% गिरकर 639 CR हो गए, क्योंकि पिछले साल माइक्रो फाइनेंस स्ट्रेस के लिए हैवी प्रोविजनिंग ऑलरेडी हो चुकी थी। इस क्वार्टर क्रेडिट कॉस्ट नॉर्मलाइज होके 0.64% पे आ गई। इसी एक फैक्टर ने अर्निंग्स को फ्लिप कर दिया। पैट 47 CR से जंप करके 228 CR पहुंच गया, ऑलमोस्ट 4x ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंप्रेशन का मेन रीजन यील्ड ऑन एडवांसेस का शार्प फॉल था, जो 115 BPS गिरकर 12.13%, जो कॉस्ट ऑफ फंड्स के 48 BPS डिक्लाइन से ज्यादा स्टीप रहा। ये लार्जली बैंक के सिक्योर्ड रिटेल लोन्स की तरफ शिफ्ट को रिफ्लेक्ट करता है। सिक्योर्ड एडवांसेस 24% ग्रो हुए, जबकि हाई यील्ड अनसिक्योर्ड रिटेल 5% डिक्लाइन हुआ। कॉस्ट टू इनकम रेशियो इसलिए बढ़ा क्योंकि नॉन इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ वीक रही। पिछले साल के वन ऑफ इक्विटी सेल गेन का हाई बेस। GNPA में फॉल देखा गया और NNPA लार्जली स्टेबल रहा। एसेट क्वालिटी साइड पे इंप्रूवमेंट बैंक की क्लीन स्लेट स्ट्रैटेजी का रिजल्ट है। माइक्रो फाइनेंस बुक के लेगेसी स्ट्रेस पे एक्सेलरेटेड राइट ऑफ्स और टाइटर अंडरराइटिंग के चलते ROA पिछले ईयर्स के कंपैरिजन में लोअर है, मेनली हाई क्रेडिट कॉस्ट की वजह से, स्पेशली बिकॉज ऑफ द अनसिक्योर्ड सेगमेंट। कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी इंडस्ट्री एवरेज 50 से 60% से ऊपर है, जो नियर टर्म एफिशिएंसी प्रेशर दिखाता है। फ्यूचर ग्रोथ का सबसे बड़ा कैटलिस्ट एमिरेट्स NBD का प्रपोज्ड 27,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, जिसमें ENBD बैंक में 60% स्टेक लेगा। कॉन्टेक्स्ट के लिए सितंबर 25 तक बैंक की नेटवर्थ सिर्फ 15,356 CR थी, जो इस डील के बाद 44,000 CR तक जंप करने वाली है। मतलब बैंक का इक्विटी बेस लगभग 3x हो जाएगा, जो इसे इंडिया के बेस्ट कैपिटलाइज्ड मिड साइज बैंक्स में लाके खड़ा कर देगा। अगले 2 क्वार्टर्स में नेट इंटरेस्ट मार्जिन और ROA लगभग 10 से 15 BPS इंप्रूव होने का
एस्टिमेट है। पार्टनरशिप के बाद बेटर क्रेडिट रेटिंग्स और लोअर फंडिंग कॉस्ट से डिपॉजिट्स का रिप्राइसिंग फास्ट हो सकती है। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 16 से 17% लोन ग्रोथ गाइडेंस दी है। फाइनेंशियल ईयर 25 के एंड पे नेट एडवांसेस 92,618 CR थे, जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल ईयर 26 में लोन बुक 1.07 से 08 लाख CR तक पहुंच सकती है। ऑलरेडी प्रोग्रेस स्ट्रॉन्ग है। क्वार्टर 3 तक एडवांसेस 1,03,086 CR हो चुके हैं, जो 14% ग्रोथ दिखाता है। मैनेजमेंट ने हर क्वार्टर 10 से 15 BPS NIM इंप्रूवमेंट की गाइडेंस दी है और फाइनेंशियल ईयर 26 एंड तक एग्जिट NIM 4.8% टारगेट किया है। दिस साइड पे कुछ क्लियर रेड फ्लैग्स दिखते हैं। एसेट क्वालिटी प्रेशर अभी कंप्लीटली नॉर्मलाइज नहीं हुआ है। फ्रेश स्लिपेजेस फाइनेंशियल ईयर 25 में 4.9% तक बढ़ गए, जो फाइनेंशियल ईयर 24 में 3.5% थे, और क्वार्टर 1 ऑफ दिस ईयर में एनुअलाइज स्लिपेज 4.6% पे एलिवेटेड रही। डिपॉजिट मिक्स भी एक कंसर्न है। कासा डिपॉजिट सिर्फ 6% ग्रो हुए, जबकि टोटल डिपॉजिट्स 12% बढ़े, जिसकी वजह से कासा रेशियो क्वार्टर 3 में 30.9% पे रिलेटिवली लो रहा। ये लेवल प्राइवेट बैंक पेयर्स से काफी नीचे है। साथ ही डिपॉजिटर कंसंट्रेशन रिस्क भी मीनिंगफुल है। टॉप 20 डिपॉजिटर्स टोटल डिपॉजिट्स का 13.6% कंट्रीब्यूट करते हैं। ये बैंक के बल्क डिपॉजिट्स पे हाई रिलायंस को हाईलाइट करता है, जो फंडिंग स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रक्चरल रिस्क हो सकता है। सेकंड कंपनी है सेजिलिटी। सिर्फ 3 महीने में FIIs की होल्डिंग 5.6 से 10.3% और DIIs की 14.9 से 21.4% हो गई है। वहीं IPO रैली के बाद स्टॉक ने दिसंबर 24 में 56 का ऑल टाइम हाई बनाया। उसके बाद स्टॉक रेंज बाउंड रहा है और फिलहाल अपने रेजिस्टेंस जोन के पास ट्रेड कर रहा है। कंपनी को समझें तो सेजिलिटी एक प्योर प्ले टेक इनेबल सर्विसेज प्लेयर है, जो एक्सक्लूसिवली US हेल्थ केयर इंडस्ट्री को सर्व करती है। US के टॉप 10 हेल्थ केयर प्लेयर्स में से 6 सेजिलिटी के क्लाइंट्स हैं, जिसमें ब्रॉडपाथ एक्विजिशन से एक क्लाइंट ऐड हुआ। कंपनी का क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन हाई है। टॉप 5 क्लाइंट्स 74% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं और टॉप 10 मिलकर 88%। लेकिन टॉप 5 क्लाइंट ग्रुप्स के साथ एवरेज रिलेशनशिप टेन्योर 18 साल का है, जो बिजनेस स्टिकीनेस को सपोर्ट करता है। सेजिलिटी का रेवेन्यू 2 मेन वर्टिकल से आता है, पेयर और प्रोवाइडर। पेयर वर्टिकल कंपनी का बैकबोन है, जो क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 26 में 88.5% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। इसमें क्लेम्स प्रोसेसिंग, एनरोलमेंट, बिलिंग जैसे कोर एडमिन सर्विसेज शामिल है। प्रोवाइडर वर्टिकल अभी छोटा है, लेकिन ग्रोथ ज्यादा फास्ट है और लगभग 11.5% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ फोकस रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट और पेशेंट एक्सेस सर्विसेज पे है, जैसे कि कोडिंग, बिलिंग, शेड्यूलिंग। फाइनेंशियली लास्ट 2 सालों में सेल्स CAGR 15% रहा, जबकि प्रॉफिट CAGR लगभग 93%, काफी शार्प रहा। ये गैप मेनली इंटरेस्ट कॉस्ट और डेप्रिसिएशन कम होने की वजह से आया, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्जिन्स पे पड़ा। नेट मार्जिन्स 3.4% से एक्सपैंड होके लगभग 9.6% पहुंच गए, जो ऑपरेटिंग लेवरेज को क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है। सितंबर 25 के P&L में स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन के साथ क्लियर मार्जिन एक्सपेंशन दिख रहा है। सेल्स 25% ग्रो होकर 1,658 CR हो गई, जबकि एक्सपेंसेस सिर्फ 21% बढ़े, जो ऑपरेटिंग लेवरेज को क्लियरली सिग्नल करता है। ग्रोथ का एक बड़ा हिस्सा ब्रॉडपाथ एक्विजिशन से आया, जहां ओवरऑल 25% ग्रोथ के मुकाबले ऑर्गेनिक ग्रोथ 16% रही। एम्प्लॉय कॉस्ट एब्सोल्यूट टर्म्स में 26% बढ़े, लेकिन कॉस्ट टू सेल्स सिर्फ 62 BPS इंक्रीज हुआ, मतलब कॉस्ट स्ट्रक्चर लार्जली स्टेबल रहा। इस एफिशिएंसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पड़ा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 38% बढ़कर 415 और ऑपरेटिंग मार्जिन 231 BPS इंप्रूव होकर 25% हो गया। नॉन ऑपरेटिंग साइड पे अदर इनकम जंप हुई, इंटरेस्ट कॉस्ट घटी और डेप्रिसिएशन भी थोड़ा लोअर रहा। रिजल्टेंटली नेट प्रॉफिट 115% सर्च करके 251 CR पहुंच गया और NPM 15.1% हो गया, जो 631 BPS एक्सपेंशन दिखाता है। ग्रोथ आउटलुक अगर देखें तो ग्लोबल हेल्थ के आउटसोर्सिंग स्पेंड लगभग 3.8 लाख CR है, जिसमें पेयर साइड पेनिट्रेशन 22 से 24% और प्रोवाइडर साइड 20% के अराउंड है। 2028 तक पेयर आउटसोर्स्ड ऑपरेशंस 7% CAGR और प्रोवाइडर साइड 12 से 13% CAGR से ग्रो होने का एस्टिमेट है, जो प्रोवाइडर सेगमेंट की फास्टर ग्रोथ को हाईलाइट करता है। कंपनी ने इस साल कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 21% रेज किया है। साथ ही
एडजस्टेड एबिटा मार्जिन 25% मेंटेन करने का टारगेट है। फाइनेंशियल ईयर 25 रेवेन्यू $658 मिलियन था, जहां से 21% ग्रोथ इंप्लाई करती है फाइनेंशियल ईयर 26 रेवेन्यू $796 मिलियन यानी कि 138 मिलियन का इंक्रीमेंटल एड। INR टर्म्स में ये रफली 1200 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा एनुअल रेवेन्यू बनता है, ऑलमोस्ट एक फुल क्वार्टर के रेवेन्यू का 70 से 80% एडिशन। साथ ही क्लाइंट बेस एक्सपैंड हो रहा है, एक्टिव क्लाइंट ग्रुप्स 44 से फाइनेंशियल ईयर 24 से बढ़कर 82 एज अ फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 हो गए। क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन भी ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है, जहां टॉप 3 क्लाइंट्स का शेयर 68% से गिरकर 63% आ चुका है। CFO टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 0.82x से बढ़कर 0.93x हो गया, जो कैश कन्वर्जन बेटर होने का सिग्नल देता है। बैलेंस शीट भी स्ट्रेंथन हुई है, डेट इक्विटी 0.39x से गिरकर 0.17x आ गई और इंटरेस्ट कवरेज 6x से इंप्रूव होके 10.6x हो चुका है। बट वी हैव रिस्क टू। कंपनी जब एफर्ट बेस्ड मॉडल से AI और ऑटोमेशन लेड सॉल्यूशंस की तरफ शिफ्ट करती है तो रेवेन्यू पर ट्रांजैक्शन नेचुरली कम हो जाता है। मैनेजमेंट के मुताबिक इस कैनिबलाइजेशन का करंट इम्पैक्ट 1.5 से 2% है, जो अगले 2 से 3 साल में 4 से 5% तक बढ़ सकता है। ब्रॉडपाथ एक्विजिशन के साथ सीजनैलिटी भी एक फैक्टर है। Q3 स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन Q4 में रेवेन्यू शार्पली ड्रॉप होते हैं, जिससे क्वार्टरली वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। साथ ही ब्रॉडपाथ के मार्जिन्स सेजिलिटी से काफी लोअर है और नियर टर्म में एबिटा मार्जिन 120 से 150 BPS डाइल्यूट कर सकते हैं। एंड क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन अभी भी हाई है। टॉप 3 क्लाइंट 63% और टॉप 10 88% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए किसी भी लार्ज क्लाइंट का कंसोलिडेशन, इनसोर्सिंग या वेंडर चेंज ग्रोथ के लिए सडन शॉक क्रिएट कर सकता है। और हमारी फाइनल कंपनी है स्विगी। मार्च 25 से दिसंबर 25 के बीच शेयर होल्डिंग में क्लियर मंथ ऑन मंथ अक्यूमुलेशन दिख रही है। FIIs का स्टेक 4.9% से बढ़कर 16.1% हो गया, जबकि DIIs की होल्डिंग 9.3 से जंप करके 22.5% पहुंच गई। स्टॉक ने दिसंबर 24 में ऑल टाइम हाई बनाया था, जिसके बाद प्राइस वीक ट्रेंड में रहा। फिलहाल स्टॉक मई 25 के ऑल टाइम लो लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। बिजनेस ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 साल में सेल्स CAGR 39% रही है, लेकिन प्रॉफिट CAGR सिर्फ 4% रहा है। कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है, पर एक पॉजिटिव ट्रेंड ये है कि लॉस टू रेवेन्यू रेशियो ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है। स्विगी एक कंज्यूमर फर्स्ट टेक प्लेटफॉर्म है, जो एक सिंगल ऐप के थ्रू फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स और हाइपर लोकल सर्विसेज ऑफर करता है। बिजनेस मिक्स क्लियरली इवॉल्व हो रहा है। फूड डिलीवरी, जो हिस्टोरिकली कोर सेगमेंट था, फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में 45% रेवेन्यू देता था, लेकिन फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर में इसका शेयर 35% तक आ गया। फोकस अब सिर्फ ऑर्डर ग्रोथ नहीं, बल्कि हायर टेक रेट्स, एड रेवेन्यू और प्रीमियम ऑफरिंग्स जैसे कि बोल्ट और वन ब्लैक पर है। सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि स्कूटसी प्लस लिंक्स फर्स्ट हाफ में बिगेस्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर बन चुके हैं 46% शेयर के साथ। ये सेगमेंट टॉप लाइन बूस्ट करता है, लेकिन मार्जिन्स थिन रहते हैं क्योंकि नेचर ट्रेडिंग हैवी है। क्विक कॉमर्स या इंस्टामार्ट भी फास्ट ग्रोइंग वर्टिकल है। रेवेन्यू शेयर फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 के 12% से बढ़कर एक साल में 17% हो गया, पर यही प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर भी सबसे ज्यादा है, क्योंकि लॉसेस बढ़ रहे हैं ड्यू टू हेवी एक्सपेंशन, जहां एबिटा बाय रेवेन्यू -69 से -86% तक बढ़ गए इन अ ईयर। आउट ऑफ होम, डाइन आउट, इवेंट्स और प्लेटफॉर्म इनोवेशंस अभी भी छोटे कंट्रीब्यूटर्स हैं। सितंबर 25 में सेल्स 54% बढ़कर 5561 CR पहुंची। ग्रोथ ड्राइवर्स क्लियर हैं। बोल्ट ऑफ फूड ऑर्डर्स का 10% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिससे ऑर्डर फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू 76% जंप करके 2560 CR हो गया। वहीं क्विक कॉमर्स यानी कि इंस्टामार्ट भी बड़ा ग्रोथ इंजन रहा विद GOV 108%, लेकिन एक्सपेंसेस भी ऑलमोस्ट सेम पेस से 53% ग्रो हुए। इसी टाइम पीरियड में कॉस्ट प्रेशर हैवी रहा। Q2 में एडवर्टाइजिंग 93%, स्टॉक एंड ट्रेड परचेजेस 68% और डिलीवरी कॉस्ट 30% तक बढ़ गए। इसी वजह से ऑपरेटिंग लॉस 554 CR से बढ़कर 799 CR हो गया। OPM थोड़ा इंप्रूव होके 14.4% आया, पर अभी भी नेगेटिव ही है। नॉन ऑपरेटिंग साइड पे भी प्रेशर रहा, जिससे नेट लॉस 74% बढ़कर -1092 CR पहुंच गया। स्विगी का रीसेंट ग्रोथ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा MTU यानी कि न्यू यूजर्स ड्रिवन है, जबकि ऑर्डर फ्रीक्वेंसी ट्रेंड डाउन हो रही है। ये अर्लियर क्वार्टर से क्लियर शिफ्ट है। अगर कुछ मैट्रिक्स देखें तो पिक्चर अलग है। लेट्स लुक एट द फूड डिलीवरी सेक्शन। इस
इसमें जोमेटो अभी भी क्लियर लीडर है। इवन स्ट्रिक्टर नेट ऑर्डर वैल्यू यानी कि ग्रॉस माइनस डिस्काउंट्स का मैट्रिक रिपोर्ट करने के बावजूद जोमेटो का ऑर्डर वैल्यू स्विगी के जीओवी से ज्यादा है। जोमेटो हायर कंट्रीब्यूशन और एबिटा मार्जिन्स के साथ स्ट्रॉन्गर यूनिट इकोनॉमिक्स पे स्टैंड करती है। पॉजिटिवली स्विगी के मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए, बट प्रॉफिटेबिलिटी अभी जोमेटो से काफी पीछे है। क्विक कॉमर्स में गैप और ज्यादा क्लियर है। ब्लिंकिट साइज में 1.6x बड़ा है इंस्टामार्ट के कंपैरिजन में, डिस्पाइट रिपोर्टिंग एनओवी एओवी दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। हाउएवर की डिफरेंस प्रॉफिटेबिलिटी का है। ब्लिंकिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन पॉजिटिव है और एबिटा ब्रेक इवन के काफी करीब, जबकि इंस्टामार्ट अभी भी लॉस मेकिंग है ड्यू टू हेवी इंफ्रा और मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन ये पिक्चर स्विगी के लिए उतनी नेगेटिव नहीं है। कंपनी के लॉसेस लार्जली इन्वेस्टमेंट एंड एड एक्सपेंसेस लेड हैं, जिनको विद टाइम ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा। ग्रोथ आउटलुक देखें तो फूड डिलीवरी में स्विगी के करंट MTUs उसके टोटल एवर ट्रांजैक्टेड यूजर बेस का सिर्फ 13% है, मतलब ग्रोथ का रन भी अभी काफी बड़ा है। मैनेजमेंट ने 18 से 20% जीओवी ग्रोथ गाइडेंस मेंटेन की है और स्टेडी स्टेट एडजस्टेड एबिटा मार्जिन 5% ऑफ जीओवी टारगेट किया है। क्विक कॉमर्स नेटवर्क कंट्रीब्यूशन मार्जिन ब्रेक इवन जून 26 क्वार्टर तक अचीव करने का प्लान है। यूनिट इकोनॉमिक्स क्लियर है। 800 से 1000 ऑर्डर्स पर डे पर स्टोर पे ब्रेक इवन आ जाता है और स्टोर्स 6 से 12 महीनों में मैच्योर हो जाते हैं। एग्जिस्टिंग नेटवर्क बिना ज्यादा न्यू स्टोर्स ऐड किए ऑलमोस्ट डबल स्केल कर सकता है। कंपनी लगभग 10,000 करोड़ का QIP रेस कर रही है और रैपिडो स्टेक डाइवेस्टमेंट से 2400 करोड़ भी आए हैं, बट साथ में रिस्क भी है। सबसे बड़ा इमीडिएट रिस्क इंस्टामार्ट है, जो स्विगी का लॉस मेकिंग ग्रोथ इंजन बना हुआ है। जब कंपेटिटर ब्लिंकिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन पॉजिटिव यानी कि 4.6% हो चुका है, तब इंस्टामार्ट अभी भी नेगेटिव 12.1% एबिटा मार्जिन, नेगेटिव 2.6% कंट्रीब्यूशन मार्जिन के साथ डीप लॉसेस में है। इसके ऊपर कंपेटिटिव प्रेशर भी हाई है। ब्लिंकिट और जेप्टो अग्रेसिवली स्केल कर रहे हैं। Q2 में ब्लिंकिट का जीओवी लगभग 11,679 CR, इंस्टामार्ट का लगभग 7,022 CR से काफी बड़ा है और ग्रोथ भी फास्टर है, 137% वर्सेस 108% ईयर ऑन ईयर। अगर ये गैप और वाइडन हुआ तो स्विगी के लिए नेटवर्क इफेक्ट और मार्केट शेयर डाइल्यूशन का रिस्क बढ़ता चला जाएगा। और इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पे आ गए। कमेंट्स में बताइए आपका पिक कौन सा है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। टिल देन कीप इन्वेस्टिंग। हम आपको याद दिला दें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। ये किसी भी तरह की रिकमेंडेशन या फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वन में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.